Hello everyone, this is Suraj Joshi, undergraduate, IIT Delhi, and today we are going to be watching a concept video on superposition and reflection of waves. This is chapter 15, class 11, physics. The topics that are going to be covered in this video are the principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves and normal modes, and solved examples. तो आते हैं पहले टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. The principle of superposition of waves helps us understand what happens when two waves moving in opposite directions meet each other. जब दो waves opposite direction में जा रही हैं और एक दूसरे को मिलती हैं तब क्या होता है, ये principle of superposition से हम समझ सकते हैं. It turns out that the waves retain their identity after the crossing is over. तो जब क्रॉसिंग खत्म हो चुकी है, जब दोनों वेव्स एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, तब भी उनका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन चेंज नहीं होता, सेम रहता है जैसे क्रॉसिंग से पहले था. बट ड्यूरिंग द टाइम दे ओवरलैप, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच पल्स. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच पल्स मूव्स एज इफ द अदर इज नॉट प्रेजेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि सुपरपोजिशन के टाइम में, क्रॉसिंग के टाइम में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग पल्स के डिस्प्लेसमेंट का सम है. मैथमेटिकली इसका मतलब है कि अगर y1xt और y2xt जो दो डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू टू वेव डिस्टर्बेंसेस इन द मीडियम, तो जो ओवरलैपिंग वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट yxt है वो है yxt इक्वल्स टू y1xt प्लस y2xt. अगर मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स हैं तो रिजल्टेंट वेव फॉर्म उन सारे वेव फंक्शंस का सम है. तो अगर y1, y2, y3 वगैरह वगैरह अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हैं ड्यू टू अलग अलग डिस्टर्बेंसेस, तो नेट डिस्प्लेसमेंट yxt है सम ऑफ ऑल ऑफ दीज y1 plus y2 plus y3 plus y4 and so on. For simplicity, consider two harmonic traveling waves on a stretched string, both with the same omega angular frequency and k wave number, and therefore the same wavelength lambda. Their wave speeds will be identical. Let us further assume that their amplitudes are equal and that they are both traveling in the positive direction of x-axis. The waves differ only in their initial phase. तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दो हार्मोनिक वेव्स लेते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेव प्रॉपर्टीज के साथ जा रहे हैं, बस उनकी डायरेक्शन उल्टी है, उनकी स्पीड भी सेम है. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से y1xt हुआ a sin के x माइनस ओमेगा टी और y2xt हुआ a sin के x प्लस ax माइनस ओमेगा टी प्लस 5. तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ इन दोनों फंक्शंस का सम, जो कि साइन a प्लस साइन b के फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है yxt इक्वल्स टू 2a cos 5/2 sin के x माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2. अब इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं. Observe that yxt is also a harmonic traveling wave in the positive direction of x-axis with the same frequency and wavelength. However, its initial phase is 5/2. तो ये देखिए कि यहाँ पे ये पार्ट ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट्स के साइन वाले पार्ट की तरह मिलता जुलता है. आर्ग्यूमेंट की x माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 है, तो इधर इनिशियल फेज एंगल ना 0 है ना 5 है, पर उन दोनों का एवरेज 5/2 है. पर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो है 2a cos 5/2, जो कि एक फंक्शन ऑफ द फेज डिफरेंस 5 बिटवीन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. तो जो एम्पलीट्यूड है वो फेज डिफरेंस का फंक्शन है. तो जब वेव्स इन फेज है, जब फाई 0 है, तो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड 2a cos 0 यानी 2a है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है. जब फाई पाई है तो वेव्स का एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है 2a cos pi/2 यानी कि 0, और कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, और रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट 0 है एट ऑल पॉइंट्स एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स t. तो yxt इक्वल्स टू 0. अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे. तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ये देखता है कि क्या होता है जब वेव या पल्स बाउंड्री को हिट करती है. पहले कंसिडर करेंगे कंप्लीटली रिजिड बाउंड्री, यानी बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है. The pulse or wave gets reflected when it hits a rigid boundary. Echoes are a common example of reflection of sound waves from a rigid boundary. जब हम जोर से चिल्लाते हैं और दूर के माउंटेन्स या कहीं से वापस फिर से साउंड आती है तो वो इको होता है. तो ये एक एग्जांपल है साउंड वेव के रिफ्लेक्शन का. और वो जो माउंटेन है या दूर के ऑब्जेक्ट है वो एक रिजिड बाउंड्री है. The reflected wave has the same shape as the incident pulse.
but it suffers a phase change of pi on reflection. जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज चेंज होता है ओरिजिनल वेव के साथ पाई जितना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाउंड्री है वो रिजिड है और बाउंड्री जो पॉइंट है वहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो है सम ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो पर बाउंड्री पे जो डिस्टर्बेंस है वो हमेशा जीरो है। तो जो हम जानते हैं पिछले स्लाइड से कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है दो वेव्स के सम का, तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जरूर पाई रहा होगा। तो अब हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है फ्रॉम रिजिड बाउंड्री वो इनिशियल वेव से चेंज होता है एक फेज डिफरेंस का पाई के साथ, सो दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। If the boundary is not completely rigid or it is an interface between two different elastic media, the situation is somewhat complicated. अब अगर बाउंड्री completely rigid नहीं है पर completely free भी नहीं है, बीच में कुछ है जैसे कि एक interface between two different media, तो situation थोड़ी अलग है। A part of the incident wave is reflected and a part is transmitted. कोई part reflect होती है, कोई part transmit होती है। अगर वेव obliquely इंसिडेंट है, एंगल के साथ इंसिडेंट है, तो जो ट्रांसमिटेड वेव है उसे रिफ्रैक्टेड वेव बोलते हैं और जो वापस आती है वेव उसे रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। तो जो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली ओबे करते हैं। जैसे आप रिफ्लेक्शन पढ़ चुके होंगे और स्नेल्स लॉज पढ़ चुके होंगे, तो ये सेम लॉज वेव्स भी एग्री करते हैं। If on the other hand the boundary point is not rigid but completely free to move, such as in the case of a string tied to a freely moving ring on a rod, the reflected pulse has the same phase and amplitude, assuming no energy dissipation, as the incident pulse. The net maximum displacement at the boundary is then twice the amplitude of each pulse. An example of non-rigid boundary is the open end of an organ pipe. तो अगर बाउंड्री पॉइंट completely free to move है तो वहां पे रिफ्लेक्टेड पल्स की कोई फेज डिफरेंस नहीं होगी, सेम फेज एज द इनिशियल वेव, assuming no energy dissipation. The net maximum डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री पे होगी twice the amplitude of each pulse, क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी उस वेव की और वो एक नॉर्मल वेव की तरह इंक्रीज होगी एम्पलीट्यूड, फिर डिक्रीज होगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की पॉइंट होगी ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट वेव। एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिजिड बाउंड्री, ये एग्जांपल है ऑफ नॉन रिजिड बाउंड्री। ओपन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ओपन एंड को हम नॉन रिजिड बाउंड्री मान सकते हैं। Summary है, to summarize, a traveling wave or pulse suffers a phase change of pi on reflection at a rigid boundary and no phase change on reflection at open boundary. Simply अभी जो हमने पढ़ा है उसमें बस इतना है कि रिफ्लेक्शन पे फेज चेंज पाई होता है रिजिड बाउंड्री पे और रिफ्लेक्शन एट ओपन बाउंड्री पे फेज चेंज नहीं होता है। तो मैथमेटिकली देखते हैं, अगर इंसिडेंट वेव है yxt a sin kx minus omega t, at rigid boundary reflected wave is given by yrxt equals to a sin kx minus omega t plus pi equals to minus a sin kx minus omega t। अगर हम प्लस पाई देखें तो साइन फंक्शन ऐसा है कि साइन a प्लस पाई इक्वल्स टू माइनस साइन a। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो yxt है और yrxt है उन दोनों का सम क्लियरली जीरो है। At an open boundary, the reflected wave is given by yrxt equals to a sin kx minus omega t plus 0, क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है, अभी देखा था। जीरो मतलब कि एंगल आर्ग्यूमेंट सेम होगा और ये इक्वल्स टू yxt ही है। अब आते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे, स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स। We have considered reflection at a single boundary. However, there are many cases in which reflection takes place at two or more boundaries. जैसे हम देखते हैं अगर स्ट्रिंग में एक वेव एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड तक जाती है तो वो फिर दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस पहले एंड पे आएगी और ऐसे बार बार रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्शन कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कोई पैटर्न है जो स्टेडी है और वो स्टेडी पैटर्न को हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं। और जो दोनों एंड पे बाउंड्री है तब स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स ही एग्जिस्ट करते हैं। Mathematically, consider a wave traveling along the positive x direction and reflected wave of same amplitude and wavelength in the negative x direction, letting the phase difference equal to 0.
we get y1 xt equals to a sin kx minus omega t and y2 xt equals to a sin kx plus omega t. The resultant wave, as we know, is the sum of both these components. हम जानते हैं कि अगर y1 और y2 पता है तो रिजल्टेंट है उन दोनों का सम फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और वो है yxt equals to 2a sin kx cos omega t. यहाँ पे हमने फिर से sin a plus sin b के फॉर्मूला को यूज करके ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर दिया. अब इस इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन 2a sin kx cos ओमेगा t पे आते हैं. यहाँ पे आप देखिए कि kx और ओमेगा t अब सेपरेट हो चुके हैं. यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 2a sin kx, तो इसका ये मतलब है कि पोजीशन के साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है. स्ट्रिंग के हर एलिमेंट की एम्पलीट्यूड अलग है. Thus in the wave pattern amplitude varies from point to point, अभी हमने कहा, but each element of the string oscillates with the same angular frequency और time period जो कि ओमेगा से given है. There is no phase difference between oscillations of different elements of the wave. The string as a whole, इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी x को फिक्स कर दें और अलग-अलग x पे अगर हम देखें तो सबकी फेज सेम है, क्योंकि cos ओमेगा t में आर्गुमेंट ओमेगा t भी है, कोई चेंज नहीं आ रही है. The string as a whole vibrates in phase with differing amplitudes at different points. The wave pattern is neither moving left nor right. क्योंकि यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी नहीं है कोई, तो वेव ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है. तो यहाँ पे इस वेव को हम नाम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव देते हैं. The point at which amplitude is zero is called node, and points at which amplitude is the highest are called antinodes. Nodes वो points हैं जहाँ पे amplitude zero है, और antinodes वो points हैं जहाँ पे amplitude highest है. अब इस डायग्राम में हम देखते हैं स्टेशनरी वेव्स. यहाँ पे दो वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में मिल रही हैं और इस एक्सिस के अलोंग टाइम बढ़ रहा है. यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वेव स्टैंडिंग क्यों है या हिल क्यों नहीं रही है. अगर हम नोड्स को देखें, नोड्स में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हमेशा जीरो है एट एनी टाइम. एंड हम ये देख सकते हैं कि जो नोड्स की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही. इसका मतलब डिस्टर्बेंस भी टाइम के साथ हिल नहीं रहा, सेम जगह में है. The boundary conditions can constrain the possible wavelengths or frequencies of vibration of the system. The system cannot oscillate with any arbitrary frequency but is characterized by a set of natural frequencies or normal modes of oscillation. तो जो the system जिसमें स्टैंडिंग वेव है, तो उस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसीज कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, पर बाउंड्री कंडीशंस की वजह से वो सिर्फ कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स हो सकती है. ये इन नॉर्मल मोड्स या नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को डिटरमिन करते हैं. अब फॉर्मूला है yxt इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t. अगर हमें नोड्स की पोजीशन चाहिए यानी एम्पलीट्यूड जीरो चाहिए यानी 2a sin kx जीरो चाहिए, तो पोजीशन ऑफ नोड्स है sin kx इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज kx इक्वल्स टू n पाई. ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं अगर साइन ऑफ समथिंग जीरो है तो वो समथिंग n पाई होगी, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 सो ऑन. तो k और लैम्डा में बीच का रिलेशन है k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो हमें मिलता है x इक्वल्स टू n लैम्डा बाय 2, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 सो ऑन. तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड्स इज हाफ द वेवलेंथ लैम्डा बाय 2. अब हमें अगर एंटी नोड्स के पोजीशंस निकालने हैं तो हम लेंगे मॉड साइन kx इक्वल्स टू 1 implies kx इक्वल्स टू n प्लस हाफ पाई, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 सो ऑन. अब फिर से k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा रिलेशन यूज करके हमें मिलेगा x इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा, n equals to 0 1 2 3 so on. Again the distance between any two antinodes is lambda by 2. These equations can be applied to a stretched string of length L fixed at both ends, taking one end to be at x equals to 0 and other at L. The boundary conditions that x equals to 0 and x equals to L are nodes. अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है तो उसका मतलब है कि दोनों एंड्स रिजिड हैं और दोनों एंड्स पे एम्पलीट्यूड जीरो होगी. ये बाउंड्री कंडीशन है. अब x इक्वल्स टू 0 पे वैसे भी साइन के x 0 है, एम्पलीट्यूड 0 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है. x इक्वल्स टू l में सेटिस्फाई होने के लिए हमें ये जरूरत है कि l इक्वल्स टू n लैम्डा बाय 2. जो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट यूज की है साइन के x वाली उधर से ही आती है, n इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन. अब n इक्वल्स टू 0 को हम हटा चुके हैं क्योंकि अगर l इक्वल्स टू n लैम्डा बाय 2 में n 0 हो तो l भी 0 होगी, तो स्ट्रिंग होगी ही नहीं, मतलब लेंथ 0.
तो ये इंटरेस्टिंग केस नहीं है, इसलिए हम n = 0 को इग्नोर करते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कोई भी रैंडम वेवलेंथ नहीं हो सकती। उधर वेवलेंथ को लैम्डा = 2l/n होना जरूरी है, n = 1 2 3 सो ऑन। अब इन वेवलेंथ से कोरिस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अगर v स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम है तो nu = nv/2l है डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज या नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। We have obtained natural frequencies of normal modes of oscillation of the system. The lowest possible normal mode is called the fundamental mode or the first harmonic. In this case, it is given by v/2l using n = 1. In the above equation, अगर हमें smallest node निकालना है nv/2l में, तो हम minimum value of n = 1 लेंगे, तो first harmonic मिल गया v/2l. अब 2, 3 and so on are called second and third harmonics. अब v जो है स्पीड फिक्स्ड बाय मीडियम है, अभी अभी बोला था, ये लैम्डा या न्यू से डिटरमिन नहीं हो रही, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, मीडियम से डिटरमिन होती है। अब एक इमेज से हम क्लैरिफाई करते हैं बाउंड्री कंडीशंस का मतलब और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों वेवलेंथ्स जो स्टैंडिंग वेव में है विद रिजिड बाउंड्री ऑन बोथ एंड्स वो सिर्फ और सिर्फ 2l/n हो सकती है। यहाँ पे अब देखिए अलग अलग हार्मोनिक्स हैं। इन सारे हार्मोनिक्स में एक चीज कॉमन है कि जो पॉइंट दोनों एंड पॉइंट्स हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंटली 0 है, वो सारे नोडल पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं। तो आप कन्विंस कर लीजिए खुद को कि अगर वेवलेंथ और कोई भी वैल्यू होती तो 2l/n छोड़कर कोई भी वैल्यू होती तो दोनों एंड पॉइंट्स साइमल्टेनियसली साथ में नोड्स नहीं हो सकते थे, इसलिए वैसे उस वेवलेंथ का वेव स्टैंडिंग वेव भी नहीं हो सकता है। Also note that in any given harmonic all the elements of the string are in phase. तो यहाँ पे वेव ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद फ्लैट, उसके बाद बैक साइड में ऐसे कंटिन्यूअसली जो कोई वेव अपने वेव स्ट्रिंग का एलिमेंट किसी पार्ट ऑफ द जर्नी में है तो बाकी एलिमेंट्स भी अपने जर्नी के सेम पार्ट में है और सब साथ में 0 होते हैं और सब साथ में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंचते हैं। Let us next consider normal modes of oscillation of an air column with one end closed and the other end open. A glass tube partially filled with water is an example of this situation. अब इस सिचुएशन में आते हैं जब एक एंड बंद है और दूसरा एंड खुला है। ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है ऑर्गन पाइप जो हम देख चुके हैं। एंड इन कांटेक्ट विद द वाटर इज अ नोड। वाटर वाला साइड क्लोज्ड एंड है और ओपन एंड मस्ट बी एन एंटी नोड, क्योंकि क्लोज्ड एंड में नोड होना बाउंड्री कंडीशन है और ओपन एंड में हमने देखा ओपन एंड में जो फेज डिफरेंस 0 होता है, एंटी नोड होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। At the node, the pressure changes are largest while the displacement is minimum. At the open end, there is least pressure change and maximum amplitude of displacement. Taking the end in contact with water to be 0, x = 0, the node condition is already satisfied. यहाँ पे फिर से sin के x में अगर x = 0 तो हम rigid end ले, water वाला end ले, तो वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब दूसरा एंड x = l एक एंटी नोड है, उसके लिए बाउंड्री कंडीशन है l = n + ½ λ/2 फॉर n = 0 1 2 3 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो l = n + ½ λ/2 है, तो वेवलेंथ्स फिक्स्ड है। वेवलेंथ्स आर गिवन बाय λ = 2l/n + ½ फॉर n = 0 1 2 सो ऑन। अब लैम्डा v और न्यू बीच के रिलेशन से हमें फ्रीक्वेंसीज या नॉर्मल मोड्स मिलेंगी। न्यू = n + ½ v/2l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो है n = 0 के केस में v/4l। v/4l is the fundamental frequency. Higher frequencies are odd harmonics. That is, harmonic का मतलब है multiple of fundamental frequencies. अगर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑड हार्मोनिक्स है तो इसका मतलब है कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि n + ½ है तो n = 1 होगा 3/2, n = 2 पे आएगा 5/2 और ओरिजिनल वाला है हाफ इंटू v/2l। तो जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो है 3v/4l, 5v/4l एंड सो ऑन। The systems like strings and air columns can also undergo forced oscillation.
तो अभी हमने पढ़ा दो टाइप के सिस्टम्स, दोनों एंड फिक्स्ड और एक एंड फिक्स दूसरा एंड खुला। ऐसे ऐसे जो सिस्टम्स हैं वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस भी अंडरगो कर सकती हैं, जो आपने ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इन दोनों फ्रीक्वेंसी से क्लोज है तो सिस्टम रेजोनेंस दिखाएगी। इसे इन डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक ये वाटर फिल्म ट्यूब है, यहाँ पे वाटर एंड है, ये नोड है, हर हार्मोनिक में ये एक नोड है, और दूसरा एंड ओपन एंड है, और हर हार्मोनिक में ये एक एंटी नोड है। अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अ पाइप 30 cm long is open at both ends. Which harmonic mode of the pipe resonates at a 1.1 kilohertz source? Will resonance with the same source be observed if one end of the pipe is closed? Take the speed of sound in air as 330 meters per second. We know that the frequency of the nth harmonic nu n is nv by 2l for an open pipe. For L equals to 30 cm and V equals to 330 meters per second, we get that Vn nu n equals to 550 n per second. यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हार्मोनिक्स निकालने हैं और ये केस है ओपन एट बोथ एंड्स का, तो अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक का फॉर्मूला है nv by 2l फॉर ओपन पाइप। तो L इक्वल्स टू 30 cm और V इक्वल्स टू 330 मीटर्स पर सेकेंड को फॉर्मूला में डाल के हमें मिलता है न्यू n इक्वल्स टू 550 n seconds per second यानी हर्ट्ज। क्लियरली फॉर 1.1 किलोहर्ट्ज रेजोनेंस विल हैपन विद सेकंड हार्मोनिक। तो हमें ये ढूंढना है कौन से हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के लिए जो न्यू n है उसको सोर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये n इक्वल्स टू 2 पे 550 इंटू 2 1.1 किलोहर्ट्ज आएगा, तो सेकंड हार्मोनिक पे रेजोनेंस होगी। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, तो न्यू n फॉर वन एंड क्लोज्ड पाइप इज गिवन बाय n प्लस हाफ इंटू v बाय 2l। अभी ये फॉर्मूला देखा, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v बाय 4l एंड ऑड हार्मोनिक्स आर द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज। अब अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं गिवन v और l के लिए, तो हमें मिलेगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 275 हर्ट्ज। अब 275 हर्ट्ज का कौन सा मल्टीपल है जो रेजोनेट करेगा। हम देख सकते हैं कि 1100 यानी 1.1 किलो हर्ट्ज 4 टाइम्स ऑफ 275 हर्ट्ज है, तो फोर्थ हार्मोनिक की बात हो रही है। पर फोर्थ हार्मोनिक वन एंड ओपन पाइप में होती ही नहीं है। सिंस दिस हार्मोनिक इज नॉट a possible mode, no resonance will be observed. Thank you.